Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका Rankers English Education के इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं, लेकिन काफी ज्यादा एनर्जी के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ मिले हैं। पूरा अपने अंदर जोश बनाए रखना, अपने अंदर जुनून बनाए रखना मेरे भाई, क्योंकि आपको जीतना है, आपको जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा नहीं, आपको बहुत बड़ा करना है। तो सब लोग मिलकर के मेहनत करेंगे। मैं आपके सामने लल्लन टॉप क्वेश्चन लेकर के आया हूं, एकदम शानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूं। 50 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो एज इट इज एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। मैं आपसे एक बात और बता दूं आपको कि भैया जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, सारा का सारा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाई मेरे, मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं वो लिटरेचर प्लस ग्रामर का लल्लन टॉप क्वेश्चन है, लल्लन टॉप प्रश्न लेकर के आया हूं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आज जो क्लास होगी इसमें हम लोग 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर जिक्र करेंगे। 50 ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा 110%। मतलब पेपर एकदम ऐसा ही आएगा जैसा मैं सेलेक्ट करके लाया हूं। मैं आपसे वादा करता हूं। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो माय डियर, एक बार प्लीज शेयर दिस वीडियो, प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दो। इसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, ठीक है? 1 मिनट, 1 मिनट, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। इसके बाद मैं अच्छे से क्लास को स्टार्ट करता हूं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनना। चलो मेरे भाई, चलो 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 चलो, देखो, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने पास उतना टाइम है नहीं है, जितना टाइम है उस लिमिटेड टाइम में एक एक चीज को अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, बहुत मेहनत से क्वेश्चन सेट किया हूं मेरे भाई, बहुत मेहनत से। बहुत टाइम लगता है, लगभग मैं बताऊं 4 घंटा लगे हैं क्वेश्चन को लिखने के लिए। तो मेहनत है तो इसको व्यर्थ मत जाने देना। चलिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफल तो वो होते हैं जनाब जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। मतलब हालत कितना भी खराब हो जाए, वक्त कितना भी खराब हो जाए, लेकिन आपको रोना नहीं है, आपको पसाना नहीं है, बल्कि जितना ज्यादा वक्त खराब होगा उतना मजबूती से आगे बढ़ना है और उतना एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, तब ये कुछ हो पाएगा सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना। मैं आपके सामने हट भी जाऊंगा। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन रहता है कि सर आप बीच में से हटते ही नहीं हो, तो मुझे पता है कैसे चलेगा। मेरे भाई आप ध्यान से सुनो। आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है माय डियर एंड माय नियर, वो है सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है वो है बेसिकली पैसिव वॉइस से, और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है मेरे भाई। और मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है। मैं जितना बोलता हूं आप उतना याद रखो, पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेरे भाई बी के साथ आपको हमेशा और हमेशा तीसरा फॉर्म जोड़ना पड़ेगा। आपका पैसिव वॉइस बन के तैयार है। बी फॉर्म की बात करोगे तो आपको पता है कि सर बी का अलग अलग फॉर्म होता है। पहला इजेमर होता है, दूसरा वॉज वर होता है और तीसरा बीन होता है। सवाल पैदा होता है कि सर बी का कौन सा फॉर्म डालेंगे, तो मेरे भाई बी का वही फॉर्म डालना जो मेन वर्ब का फॉर्म रहेगा। अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तो बी का फर्स्ट फॉर्म डालना, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में तो बी का सेकंड फॉर्म डालना, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में तो बी का थर्ड फॉर्म बीन डालना। अगर मेन वर्ब आईएनजी में रहेगा तो बी का आईएनजी दैट इज बीइंग लगाना। ये भूलना मत सर, मैं बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, भूलना मत, ठीक है? चलिए देखिए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। तो इसका जो एक बात तो फिक्स है सर कि यहां पे देखिए, आप गौर फरमाना मेरे भाई, गौर फरमाना। यहां पे जो आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भैया वो है इंटरव्यूइंग, और इंटरव्यूइंग अपने आप में आईएनजी है सर, आईएनजी। इसका मतलब मेन वर्ब अगर आईएनजी में है, कुल मिला के बी का आईएनजी फॉर्म आएगा और बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। अब देखिए कि बीइंग कहां कहां पे है भैया, यहां पे बीइंग नहीं है, ठीक है, बाहर हुआ। अच्छा, इसमें भी बीइंग है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अरे मेरे भाई वॉज है, इसका मतलब पास्ट की बात करेगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई पास्ट की बात करेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर जो ऑप्शन होगा उसमें भी हम पास्ट की बात करेंगे, लेकिन यहां पे आर लगा दिया है, मतलब प्रेजेंट की बात किया है। ये भी आपके डिस्कशन से बाहर हुआ। एक बाहर दो बाहर, बचा दो गो। अब एक बात बता, द पॉलिटिकल लीडर्स को उठा करके पहले लाएंगे तो द पॉलिटिकल लीडर्स सिंगुलर या प्लूरल? आप बोलोगे सर द पॉलिटिकल लीडर्स अपने आप में प्लूरल है। अरे मेरे भाई अगर ये चीजें प्लूरल है तो जो वर्ब आएगा वो भी अपने आप में प्लूरल ही आएगा। इसलिए वॉज नहीं मेरे भैया, ए फॉर एप्पल दैट इज वेयर का इस्तेमाल करेंगे। बोलो किसी भी भाई को कोई दिक्कत? वॉज नहीं वेयर का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा एटलीस्ट। बोलिए मेरे भाई, किसी को कोई डाउट?
मेरे सामने जुड़ चुके हैं अर्चना, सोनू, बड़ा राम रहीम, राकेश कुमार यादव, गौतम कुमार, अर्चना ठाकुर, बहुत सारे बच्चे, प्रीति कुमारी, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से आया और ये भी पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, लॉजिक इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं 2021 में आर्ट्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन है आपके सामने, द गेट कीपर रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। रे मेरे भाई एक बात बताओ, रिफ्यूज तो अपने आप में सेकंड फॉर्म है। अच्छा, ये अगर सेकंड फॉर्म है मेरे भैया, कुल मिला के जो ऑप्शन होगा उसमें या तो वॉज होगा या फिर वर होगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं मिल सकता। यहां पे वॉज वर नहीं है, बाहर करो। यहां पे वॉज वर नहीं है, बाहर करो। यहां पे वॉज वर नहीं है, बाहर करो। एकमात्र ऑप्शन आपके सामने बचा सी फॉर चाइना। मैं हमेशा से बोलता हूं सर कि अगर मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, इसका मतलब बी का सेकेंड फॉर्म आएगा, और बी का सेकेंड फॉर्म या तो वॉज होता है या फिर वर होता है। ऑप्शन में देखिए, जिसमें वॉज या वर होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ना इसमें है, ना इसमें है, ना डी में है, एकमात्र ऑप्शन सी फॉर चाइना में है, और यही हमारे सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर होगा। बोलो, मेरे सामने बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अंशिका, कुंदन, अच्छा अंशिका तुम भी जुड़ गए, वाह। अंशिका मेरी फ्रेंड रह चुकी है, पता है, ये भी मेरे साथ। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो। अच्छा, नरेशन का क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। रे मेरे भाई, आपको मैं हमेशा से बताया हूं, नरेशन को सॉल्व करने का आरसीटीवीपी रूल मतलब आपको आना चाहिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। मेरे भाई मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जब हम बात करते हैं नरेशन को लेकर के, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखो। तो सेड को यहां पे क्वेश्चन नहीं ना किया गया है मेरे भाई, इस रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन है। आप बोलोगे नहीं सर इंटरोगेटिव नहीं है। जब इंटरोगेटिव नहीं है, जब इंटरोगेटिव है या नहीं है सर, ए देखिए, किसका ए देखो। अच्छा, जब इंटरोगेटिव है ही नहीं तो आज का इस्तेमाल होगा। आप बोलोगे नो सर, यानी बाहर करो, यानी दो ऑप्शन आपके बाहर है भैया। आस्क का इस्तेमाल तो वहां होता है जहां पे क्वेश्चन किया जाता है, यहां पे क्वेश्चन नहीं किया गया है, इसलिए आस्क का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी बी भी आपके डिस्कशन से बाहर हुआ और डी भी आपके डिस्कशन से बाहर हुआ। आपके सामने दो ऑप्शन बचा, एक तो बचा ए और एक तो बचा बी। अब दोनों ऑप्शन को कैसे हटाना है सो देखो। देखिए मेरे भाई, आई एम है तो एक बात बताइए ना, ये जो जस्ट नाउ है ये किस में बदलेगा? तो आप बोलोगे सर जस्ट तो जस्ट रहेगा, लेकिन ये जो नाउ है ना वो देन में बदलेगा। अब देखिए ना, देन कहां पे है, यहाँ पे नाउ का नाउ छोड़ दिया है, इसका मतलब ये तो आपके डिस्कशन से बाहर हुआ। एकमात्र ऑप्शन को जस्ट के साथ देन यहाँ पे किया गया है, दैट इज। अरे भैया, अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या होगा? अरे ये है, ये सी फॉर चाइना एकदम करेक्ट आंसर होगा। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? रे भाई, अब देखो इसको बनाने का तरीका जरा ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, ये आपका जो सब्जेक्ट है मतलब स्पीकर है वो स्पीकर रहबे करेगा, सेड को सेड में ही कन्वर्ट करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? आप बोलोगे सर फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा, इसलिए आई ही के अनुसार बदला, तो कुल मिला के ही हुआ। ठीक है, ये एम है और इधर पास्ट में है, इसका मतलब ये भी पास्ट में होना चाहिए, और पास्ट को बताने के लिए वर्स का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज सी एकदम करेक्ट आंसर है सर, सी एकदम करेक्ट आंसर है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लो चौथा क्वेश्चन, आरती सेड आई एम इन हरी टुडे। अच्छा जरा ध्यान से देखना, आरती सेड, ओके ओके ओके, तो आरती सेड को सेड में ही कन्वर्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट लगाएंगे। आई अपने आप में स्पीकर है, तो भैया एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, ये जो टुडे है इधर पास्ट में है सेड और ये टुडे है, तो ये टुडे किस में बदलेगा? आप बोलोगे सर ये जो टुडे है ना, ये जो टुडे है ये बेसिकली डेट डे में बदलेगा, डेट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ना ऑप्शन में डेट डे कहां पे है? यहां पे डेट डे है, ये नहीं है, बाहर हुआ। सी में है ही नहीं, बाहर हुआ। दो ऑप्शन आपके डिस्कशन से बाहर हुआ और आपके सामने दो ऑप्शन और है, एक है ए और एक है डी। अब इस दोनों में देखो कि आंसर होना क्या चाहिए। एक बात बताइए, यहां एम है तो कुल मिला के ये वॉज में कन्वर्ट होगा क्योंकि पास्ट में जाएगा, तो यहां पे इस दिया है, इसका मतलब ये भी बाहर। एकमात्र ऑप्शन आपके सामने बचा ए फॉर एप्पल। रे मेरे भाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को हिट करते जाइए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। बस आपके पास हल्का सा अगर दिमाग है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, 2 से 3 सेकंड में आपका नरेशन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या आप लोग? चलिए ठीक तो है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन, इफ यू डॉट डॉट आई विल हेल्प यू। रे भैया इफ के साथ अगर जुड़ा रहेगा ये कंडीशन होता है। अगर रिजल्ट को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बताते हैं, ध्यान से समझना, अगर रिजल्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा ना, अगर रिजल्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा मेरे भाई, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर आपका जो कंडीशन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल करेंगे, इतना आपको पता है। अब यू है, इसका मतलब इसमें एस नहीं आएगा, तो कुल मिला के प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, केम नहीं होगा, विल कम नहीं होगा, कम, दैट इज सी फॉर चाइना, एकदम करेक्ट आंसर होगा सर। सी फॉर चाइना एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? वीडियो की क्वालिटी वगैरह सब चीज बेस्ट है ना, या फिर अच्छा है ना? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? आइए यार, आपको ना, आपको इस इंग्लिश की दुनिया से या फिर आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार करना पड़ेगा सर। इस तरीके से आपको प्यार करना पड़ेगा जिस तरीके से पार्लेजी बिस्किट को प्यार हो जाता है चाय से। जैसे आप उसमें डुबाओगे ना, तो उसके इतना ज्यादा प्यार होता है मेरे भाई दोनों में ना, कि जैसे आप उसको उसमें डुबाओगे तो वो उसमें घुल जाता है सर। ये बहुत बड़ी बात होती है पार्लेजी बिस्किट की, बहुत खासियत होती है वो। बहुत, इसको बोलते हैं प्रेम की गहराई। बात समझ में आया? इसको प्रेम की गहराई बोलते हैं मेरे भाई। जैसे अगर मैं बात करता हूँ जनरल मैथमेटिक्स की दुनिया में, 1 और 1 11 हो जाता है, 1 और 1 11 हो जाता है। अगर जनरल मैथ की बात करोगे तो 1 और 1 2 हो जाता है। लेकिन प्यार वाले बात करोगे ना, प्यार वाले लोगों के बारे में बात करोगे ना, तो 1 और 1 1 ही होता है। जैसे पानी और बिस्किट, या फिर चाय और बिस्किट, दोनों को मिला तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सब्जेक्ट के साथ एक बनना पड़ेगा, अच्छे से घुलना मिलना पड़ेगा सर। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से रिपीट कीजिए। ओके ओके, देख लेता हूं क्या था क्वेश्चन नंबर 2, वेट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2, द गेट कीपर रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। एडमिटेंस, ओके 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 ओके, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। ही से शुरुआत होगा, सेंटेंस ही से शुरुआत होगा, लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर होगा सर। ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो मेरे भाई। ये रिफ्यूज है, अपने आप में सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है मेरे भाई, इसका मतलब जो आपका ऑप्शन आएगा वो भी सेकंड फॉर्म में आएगा। और सेकंड फॉर्म को बताने के लिए हम लोग इज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी वाज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ही के साथ वाज आएगा, रिफ्यूज एडमिटेड बाय द गेट कीपर, ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। बोलो कोई दिक्कत? मिताली कुमारी, ए फॉर एप्पल ही ना होगा कि अभी में मैं कोई डाउट है बताइए? अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना सर कि अपने आप में ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट से हम लोग सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। उस टाइम में थोड़ी सी मिस्टेक कर गया सर, आगा सर ए होगा ना? हाँ ए होगा सर, ए होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिए। why dot dot you come to the party yesterday। अरे मेरे भाई yesterday को देखो, और yesterday को देखते ही आपके दिमाग में बात आएगा कि सर ये तो पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट को बताने के लिए हम लोग सेकेंड फॉर्म चिपकाते हैं, और सेकेंड फॉर्म के लिए डोंट होगा या फिर डिडंट होगा। तो आप बोलोगे सर डोंट नहीं डिडंट होगा, तो जहां पे डिडंट होगा वही आपके सामने करेक्ट आंसर होगा। दैट इज हैवंट नहीं होगा सर, ये तो परफेक्ट की बात करेगा। शुडंट नहीं होगा, वुडंट नहीं होगा, डिडंट होगा, इसलिए बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए डिडंट एकदम करेक्ट सर। यस्टरडे है तो यस्टरडे तो किसी पास्ट के टाइम को बताएगा, और पास्ट के टाइम को बताने के लिए हम लोग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहां पे डू का सेकंड फॉर्म डिडंट का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर यू ब्लैंक अबाउट। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना मेरे भाई, जब हम लोग कुछ बेसिक पार्ट पढ़ रहे थे टेंस के बारे में, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि सर अगर टेंस की दुनिया में, एक बार फिर से सुनना, अगर मेरे भाई सेंटेंस में आपको इज, एम, आर या फिर वॉज वर्ड देखने को मिलेगा, याद कीजिएगा वो दिन, आज से 4000 साल पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि जब सेंटेंस में इज, एम, आर या फिर वॉज वर्ड देखने को मिलेगा तो इसके साथ जो मेन वर्ब आएगा मेरे भैया एक्टिव सेंटेंस में, वो बेसिकली हमेशा और हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल करेगा, आई मीन आईएनजी वाला आएगा। तो यहां पे देखिए ना, यहां पे आप गौर से देखो, यहां पे लिखा हुआ है आर, आर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मेन हेल्पिंग वर्ब आर है। अगर मेरे भाई आर है तो कुल मिलाकर जो मेन वर्ब होगा वो किस में होगा? आप बोलोगे सर आईएनजी में होगा, तो टॉक नहीं होगा, विल टॉक नहीं होगा, टॉक नहीं होगा, दैट इज बी फॉर बॉम्बे टॉकिंग होगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे भाई? अरे मेरे भाई कोई दिक्कत है बता दो। ठीक है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलो पुष्पा या फिर अर्चना, किसी को कोई दिक्कत? कुंदन कुमार, मेरे भाई लोग किसी को कोई दिक्कत है? अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा तो आसानी से आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। लो आपके सामने अगला क्वेश्चन है माय डियर। सच कंडक्ट डिजर्व्स रिप्रीमेंट, सच कंडक्ट डिजर्व्स रिप्रीमेंट, ये क्या भैया कुछ हो रहा है? क्या पूछा? मीनिंग ऑफ रेप्रीमेंट। अच्छा अच्छा, इस रेप्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? रेप्रीमेंट का मतलब होता है बेसिकली डांटना, डांटना। तो आप मेरे को बताओ, प्रेस मतलब होता है प्रशंसा करना, होगा ही नहीं, ये आपके डिस्कशन से बाहर हुआ। सर रिवार्ड मतलब ये तो होगा ही नहीं। रिप्रेजल मतलब होता है मूल्यांकन करना, ये रिप्राइजल क्या होता नहीं होता है पता नहीं, छोड़ो, डिस्कशन से बाहर करो। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, मतलब रेप्रीमेंट मतलब भी होता है डांटना, नेगेटिव वर्ड है, और रिब्यूक भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। कुल मिला के इसका मीनिंग पूछा है, दैट इज यहां पे साइनो का जिक्र किया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, दैट इज रिब्यूक। रिब्यूक एकदम करेक्ट आंसर होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए। बोलो ना कहीं से कोई दिक्कत? आइए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा माय डियर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको यह बताना है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एथिस्ट का स्पेलिंग ए ये सही है, या फिर ये सही है, या फिर ये सही है, या फिर डी वाला सही है। अब कौन सा सही है एथिस्ट में आप बताओगे, तो मैं आपको बता दूं एथिस्ट में ATHEIST, दैट इज बी फॉर बॉम्बे एकदम करेक्ट है सर। बी फॉर बॉम्बे एथिस्ट एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी एकदम करेक्ट है, यस। ओके अंशिका आप गलत कर दियो, अंशिका आप गलत कर दियो। आपको एथिस्ट का स्पेलिंग ATHIST नहीं माय डियर, ATHEIST होगा, ATHEIST होगा। ओ माय डियर एनिया, बात समझ में आया? इसलिए एथिस्ट का स्पेलिंग ध्यान से देखो, ATHEIST नॉट IST, EIST। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां पे भी स्पेलिंग वाला पूछा गया है कि कन्फेस का मतलब क्या होता है। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, तो छोड़ो कुछ भी होता है, आप मेरे को स्पेलिंग बताओ कि सर कन्फेस का मतलब क्या होता है। CONFESS, CONFES, CONFFES, CONFAC, क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ। वैसे मैं आपको बता दूं कन्फेस का जो स्पेलिंग होगा वो होगा CONFESS, दैट इज A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल एकदम करेक्ट आंसर है सर, ठीक है, A फॉर एप्पल एकदम करेक्ट आंसर है। कन्फेस CONFESS ये स्पेलिंग होता है सर, ठीक ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए। बोलो पुष्पा समझ में आ रहा है? आप थोड़ा मेहनत, सबको मेहनत करना पड़ेगा। आपका एग्जामिनेशन आपके सामने माहे फैलाई हुई है, लेकिन आपको उतना तैयार होकर के जाना पड़ेगा वहां पे, अदरवाइज फिर नकार देगी, इनकार कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, ठीक ना। आपको पूरे मजबूती के साथ वहां पे जाना पड़ेगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना पड़ेगा सर, उसके लिए तैयारी अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अ प्लेस, अ प्लेस, अच्छा PLAC है यहाँ पे, ध्यान से देखना, PLAC, अ प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड। अगर रेलवे स्टेशन पे जो सामान को रखने वाला जगह होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मतलब रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे ना तो वहां पे सामान के रखने वाला अलग जगह होता है, आई मीन सामान को रखने के लिए अलग जगह होता है, उस जगह को इंग्लिश की दुनिया में क्या बोलते हैं? आपके सामने ऑप्शन है क्लॉक रूम, वेटिंग रूम, प्लेटफॉर्म या फिर कंपार्टमेंट। तो मैं आपको बता दूं भैया कि इसको हम लोग क्लॉक रूम बोलते हैं, क्लॉक रूम, दैट इज A फॉर एप्पल। जहां पे हम लोग स्टेशन पे जब कोई भी सामान रखते हैं उसको बेसिकली जहां पे रखते हैं उस जगह को क्लॉक रूम के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में हम लोग अमानती सामान गृह बोलते हैं। अमानती सामान गृह मतलब अमानत तरीके से सामान को रखने वाला घर, दैट इज क्लॉक रूम। ये बेसिकली रेलवे स्टेशन के लिए यूज है, और हर एक जगह इसका यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि घर में अगर कोई सामान रखते हो तो उसको हम लोग क्लॉक रूम बोलेंगे, नहीं, क्लॉक रूम बेसिकली होता है स्टेशन के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। इसका बेसिकली पैसिव वॉइस बनाना है। एक बात बताइए, अच्छे से सोच के बताना, एकदम इजी क्वेश्चन है सर, एकदम इजी। देखिए
डिड नॉट लगा है, इसका मतलब ये पास्ट की बात है। अच्छा पास्ट का बात है मेरे भैया, तो पास्ट है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब ये अगर सेकंड फॉर्म है तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर ऑप्शन में बी का जो फॉर्म आएगा या तो वॉज होगा या फिर वर होगा, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखिए ना कि कहां पे वॉज है कहां पे वर है। यहां पे वॉज वर है, आप बोलोगे सर ए में नहीं है, बी में है, आप बोलोगे सर बी में नहीं है, डी में है, आप बोलोगे नो सर डी में नहीं है, एकमात्र ऑप्शन है सी फॉर चाइना। मैं आपको बता दूं 2021 में आर्ट्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आर्ट्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप यकीन ना हो तो आप क्वेश्चन बैंक उलट करके देख लेना, ठीक है। कुछ मत करना, एकदम इजी तरीका था कि सर ऑप्शन में वॉज वर होना चाहिए, तीनों ऑप्शन में से कहीं पे वॉज वर नहीं था, सॉरी चारों में से एक वो जगह पे था, सी फॉर चाइना में वॉज या वर, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो किसी को कोई दिक्कत? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ही वॉज एक्यूज ऑफ। मेरे भाई ऑफ बेसिकली अपने आप में प्रेपोजिशन है, मैं आपको बताया हूं एक बार नहीं माय डियर, कई बार बताया हूं कि ऑफ क्या है। आप बोलोगे सर ऑफ अपने आप में प्रेपोजिशन है। अगर ऑफ माय डियर अपने आप में प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा कौन सा केस? आप बोलोगे सर प्रेपोजिशन के बाद जो आता है ना वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस मैं आपको बता दूं, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद जो आता है ना वो बेसिकली नाउन के साथ, सॉरी वर्ब के साथ जो वर्ब आता है वो बेसिकली आईएनजी आता है, और ये आईएनजी बेसिकली एक नाउन की तरफ परफॉर्म करता है जिसको हम लोग जेरंड का नाम देते हैं। लेकिन अभी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि ऑफ प्रेपोजिशन के बाद बेसिकली जो वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा मेरे भैया। तो यहाँ पे एक्यूज्ड ऑफ है तो इसके साथ एस्टोल, एस्टील, एस्टीलिंग या फिर एस्टोलिन, आप बोलोगे सर एस्टीलिंग होगा, डेट इज सी फॉर चाइना, क्योंकि मैंने अभी अभी आपके सामने बताया कि ऑफ प्रेपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चाइना। सी फॉर चाइना एकदम करेक्ट आंसर होगा। वैसे एक और बात याद रखना कि सर एक्यूज जो है ना, एक्यूज इसके साथ हमेशा और हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का ही इस्तेमाल करते हैं, और प्रेपोजिशन ऑफ के बाद हमेशा और हमेशा हम लोग जिस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली आईएनजी फॉर्म में होगा। क्लियर है? चलिए इसलिए आपका स्टीलिंग एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मेरे भाई लोग, देखो चूज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। एक बात बताइए, इतना तो आपको पता है ना कि सर किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इतना आपको पता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए, इतना पता है आपको। एक बात बताइए, सर सब्जेक्ट है हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, ही ब्राइड क्या होता है? सर ही ब्राइड कुछ नहीं होगा, डिस्कशन से बाहर हुआ। ब्राइड हैड ब्यूटीफुल, सर ये कोई बात ही नहीं हुआ। ब्यूटीफुल ब्राइड इज हेड, क्या बदतमीजी है। एकमात्र ऑप्शन है आपके सामने हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, दैट इज ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल एकदम करेक्ट आंसर है सर। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए भाई मैंने मिटा दिया जाए। ओके प्रीति नहीं है क्या? प्रीति का आंसर नहीं आ रहा। अच्छा प्रीति है, ठीक है आ जाइए 15वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। भैया करेक्ट सेंटेंस का एक और क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बता दूं, ईमानदारी से बताऊं, कसम से बोल रहा हूं, जितना क्वेश्चन मैं लाया हूं ना सब 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सारा का सारा आपके नहीं सब नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ करके सारा का सारा क्वेश्चन 2021 में आर्ट्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज्यादा है साइंस के कंपैरिजन में, साइंस के कंपैरिजन में माय डियर थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड ज्यादा है, ठीक है, हल्का सा ज्यादा है इसका स्टैंडर्ड, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपके सामने द रेलवेज विल कंपेंसेट अस फॉर द लॉस, द रेलवेज विल कंपेंसेट अस विद द लॉस, द रेलवेज विल कंपेंसेट वी फॉर द लॉस। अच्छा इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं बताऊंगा, कसम से बोल रहा हूं, आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा तब मैं आपको कल बताऊंगा। मैं बता दूं आपको एक बार फिर से, सबसे पहला काम आपका करना है कि सर आपको आए या ना आए, लेकिन आपका काम है कि जब क्लास खत्म हो जाएगी इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना, जो होगा आप आंसर लिख देना, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनेगा, देखेंगे कि मैक्सिमम बच्चे का गलत है, इसके बाद मैं कल इस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है। चलिए आइए आ जाओ। अब विनीता डॉट नो द आंसर। अच्छा एक बात बताइए, विनीता अपने आप पे सिंगुलर है या प्लूरल?
मैं भाई मेरे, विनीता अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल? आप बोलोगे सर विनीता अपने आप में सिंगुलर है। अरे मेरे भैया, अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर होने की वजह से डू नॉट या डस नॉट, आप बोलोगे सर डस नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो डस नॉट कौन सा ऑप्शन में है मेरे भाई लोग, कौन सा है? तो आप बोलोगे सर बी फॉर बॉम्बे में है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। गॉट माई पॉइंट? ओके, बढ़ा जाए आगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी भी अपने पास 34 क्वेश्चन बचे हुए हैं। टाइम मैं थोड़ा सा जल्दी खींचता हूं, ठीक है? 1 मिनट से कम लूंगा एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, और वो भी पूरी एनर्जी के साथ। आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप देखते रहो, जरा ध्यान से देखिएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है, द टीचर सेज रोज स्मेल स्वीट। टीचर ने कहा कि जो रोज होता है ना वो बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा उसमें से गंध आती है, मीठा गंध आती है। एक बात बताइए, मतलब अच्छा सुनो एक बात, तो रोज स्मेल्स गुड ये तो बेसिकली यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अरे मेरे भैया, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, आपको पता है, आपको पता है सर कि जब बात आती है यूनिवर्सल को लेकर के तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट में कुछ नहीं करते हैं, खाली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट को लाके चिपका देते हैं। तो देखिए ना, द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट, ए फॉर एप्पल करेक्ट है, कुछ नहीं किया सर, यहां पे रोज स्मेल्ड कर दिया भैया, दूसरा चेंजिंग करने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा याद रखना, जब रिपोर्टेड स्पीच आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट में होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट में होगा तो कुछ मत करना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट को चिपका देना। क्लियर है? चलिए, अरे बढ़ा जाए आगे, बोलो हो जल्दी आइए। 17वां 18वां क्वेश्चन, मिशा, मिशा नहीं है एक्चुअली, ये है मिश, मिस, रुक जा, मेरे क्लास की कोई मिस नहीं है, टेंशन मत लेना। मिस राधिका स्पीक्स ब्लैंक चाइनीज। एक बात बताइएगा, एक बात बताइए, कोई भी भैया, कोई भी लैंग्वेज की बात करूं, किसी भी लैंग्वेज की बात करूं, आपका स्टैंडर्ड अगर हल्का सा ज्यादा है ना तो कोई भी लैंग्वेज अपने पहले ना कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करता है। मतलब किसी भी लैंग्वेज के पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे चाइनीज हो, इंग्लिश हो, कोई भी इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो सर, लैंग्वेज से पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे ए भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, द भी नहीं होगा, यानी नन ऑफ नो आर्टिकल, दैट इज डी फॉर दिल्ली, करेक्ट आंसर होगा। सर इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है, अगर आपका स्टैंडर्ड हल्का सा ज्यादा है तब, अगर बच्चा वाला स्टैंडर्ड है तो फिर आप लगा दोगे कुछ ना कुछ आर्टिकल, लेकिन आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। किसी भी लैंग्वेज से जस्ट पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है सर, वो अपने आप में स्पेशल होता है, तो आर्टिकल का इस्तेमाल क्यों करे, लॉजिक है, ठीक ना? याद रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी लैंग्वेज से जस्ट पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, चाहे आर्टिकल कोई भी हो, ठीक है? आइए, वी आर गोइंग टू वॉक विद आवर एनिमीज। हम लोग ना, वी आर गोइंग टू वॉक, हम लोग अपने दुश्मनों के साथ टहलने के लिए जा रहे हैं। पागले ना हो, दुश्मन के साथ कहाँ जाओगे टहलने के लिए? दिमाग में कुत्ता कटले है कि दुश्मन के साथ जाएगा टहलने, कहीं बीच में टपका दिया तब दुश्मन के साथ टहलने जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये सेंटेंस में है तो बोला गया है, आपका क्वेश्चन है कि सर एनिमीज का बेसिकली एंटोनिम क्या है? मेरे भाई दो चीज पे फोकस करना, एक होता है साइनो, इस साइनोनिम का मतलब होता है, साइनोनिम का मतलब होता है जिसका मीनिंग सेम हो, मतलब जिसका मीनिंग सेम हो उसको हम लोग साइनो बोलेंगे। और एक होता है एंटोनिम, एक होता है माय डियर एंटोनिम, इस एंटो का मतलब होता है ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी जिसका मीनिंग ना ऑपोजिट मीनिंग होगा, ये मेरे भाई ऑपोजिट मीनिंग होगा, उसके लिए हम लोग एंटो का इस्तेमाल करते हैं। तो एनिमीज मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मन का जो है मेरे भाई, दुश्मनों का जो उल्टा होगा वो दोस्तों होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, दैट इज फ्रेंड्स, बी फॉर बॉम्बे दैट इज फ्रेंड्स, एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है भाई मेरे? चलिए वेट करो, वेट करो, बात समझ में आ रही है ना? कोई बड़ी बात नहीं है सर, सब इजी है। वेट वेट वेट, लाइट को आने दो, लाइट को आने दो, नहीं तो बोर्ड खराब हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ये बात समझ में आई? मैं जो आपको समझा रहा था, मैं ये बता रहा था आपको सर कि अगर आपका सब्जेक्ट सिमिलर रहेगा तो वर्ब सिमिलर लगाना ही है।
अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया कि सर एक बात हुई थी एंटोनिम को लेकर के और एक बात हुई थी साइनोनिम को लेकर के। एंटो का मतलब होता है अपोजिट, वहां से निकला एंटो। एंटो हम लोग बोलते हैं ना वो हमार एंटी है, एंटी का मतलब क्या, मेरे अपोजिट में है सर, मेरा विरोधी है सर। और एन वाई एन नेम शब्द का मतलब होता है नेम, जो मीनिंग में जो नाम में अपोजिट होगा उसको एंटोनिम बोलेंगे और जो नेम में सेम होगा उसको सिनोनिम बोलेंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अंशिका सर और भी कोई सब्जेक्ट आज होगा क्या? लाइट रहता तो कसम से मेरा मन था कि केमिस्ट्री पढ़ा दूं, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर देगा मैं फिर से। और अगर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए लाइट रहेगी तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा पूरे एनर्जी के साथ में। ठीक है, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पूरे एनर्जी के साथ आऊँगा। अगर हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, मैं क्लास लूंगा केमिस्ट्री का। अदरवाइज कल सुबह में 8 बजे अगर इंग्लिश का क्लास ऑफलाइन नहीं लिया तो फिर 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। मॉर्निंग में 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। ये 5-6 दिन ना 2 घंटे 3 घंटे हम लोग डेली पढ़ेंगे दिन भर में। ठीक है, तो आप लोग पूरे तैयारी में रहिएगा, अच्छे तरीके से तैयार होकर के रहिएगा, तब लाइट आ जाएगा तो मैं क्लास ले लूंगा, लाइट आ जाएगी तो मैं क्लास ले लूंगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं भैया, मेरा काम है पढ़ाना, मेरे को पढ़ाने में अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाऊंगा ही। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो बताइए एक बात, एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन आप पूछता हूँ मौखिक, आपको जवाब देना है। ठीक है, बोर्ड वोर्ड है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप मेरे को बताओ, होपिंग टू सीज टिल डेथ, होपिंग टू सीज टिल डेथ इज द लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है मेरे भैया, होपिंग टू सीज टिल डेथ, मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा, ये लाइन बेसिकली किस चैप्टर से लिया गया है? आप कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका आंसर पहले आता है, उसको मैं एक रसगुल्ला यहां से फेंक के दूंगा। ठीक है, होपिंग टू सीज टिल डेथ इज द लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, किस चैप्टर से लिया गया है? और किस चैप्टर से लिया गया है ये तो ठीक है, दूसरी बात कि सर इसको लिखा कौन है, तीसरी बात जो लिखा है उस इंसान का जन्म कब हुआ था, चौथी बात कि सर वो इंसान इस दुनिया से चले कब गए थे, पांचवी बात बेसिकली वो इंसान रहने वाला कब है। ठीक है, छठी बात की इसके द्वारा कौन कौन सा क्रिएशन है। इतना टाइम लगेगा? अंशिका सबसे पहला जवाब अंशिका का हुआ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और एकदम सही जवाब है। ठीक है, आपका जवाब एकदम सही है सर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इस एकदम राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, वर्ल्ड विटनेस आप लिखे हुए हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, हमको पता है सर कि होपिंग टू सीज टिल डेथ, मैं मरते दम तक, मैं आशा करता हूँ कि मरते दम तक नहीं रुकूंगा, ये बेसिकली वर्ल्ड विटनेस साहब के द्वारा लिखा गया है, और जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को लिखने का काम किए थे। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड विटनेस साहब का जन्म माय डियर बेसिकली 1819 में हुआ था, और बेचारे इस दुनिया को छोड़ करके 1892 में चले गए थे। इसके बाद मैं आपको बताऊं मेरे भाई, इसके बाद मैं आगे की ओर जिक्र करूं तो आपको मैं बता दूं कि बेसिकली ये अमेरिका में रहने वाले थे और अमेरिका के लोगों के लिए बात करते थे। इसको बेसिकली पीपल्स पोएट का नाम दिया जाता, पीपल्स पोएट का नाम दिया जाता है। जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था क्या, आप जरा बताना, सिविल वॉर चल रहा था उस समय इन्होंने वॉलंटियर के रूप में काम किया था, अगर आपको पता होगा तो। He works as a volunteer. He worked as a volunteer in the civil war. ठीक है, यस। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सर इसके कुछ फेमस क्रिएशन थे, उसमें से सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, फेमस क्रिएशन में जो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे उसका नाम क्या है, आप कमेंट करके बताओ। आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि सर इसके फेमस क्रिएशन कौन कौन से हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं बताना तो नहीं चाहता हूं लेकिन बता दूं, लेकिन मेरे से पहले आप बताओ इसके फेमस क्रिएशन कौन कौन से, प्लीज जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई, इसके बाद मैं तो क्लास स्टार्ट करूंगा ही, आप इसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, वो मेरा काम है और वो मैं करूंगा। सिविल वॉर हो रहा था 1861 ईस्वी में, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, और देखो कुछ बच्चे को मैं बोला हूं आंसर देने के लिए तो बच्चे बदतमीज गायब हो गए। क्या सीखोगे, कुछ नहीं होगा आपसे, आपसे कुछ नहीं होगा। जब आपसे इस उम्र में कुछ नहीं होगा तो आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर। आपको जवाब देना चाहिए, आंसर देना चाहिए, तो आप तो जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, क्या होगा यार। आपका तैयारी इसका मतलब अच्छे लेवल पे नहीं है। अगर तैयारी अच्छे लेवल पे अब नहीं है तो जाकर डूब मरो, या फिर आप मेहनत करो। दो ये ऑप्शन है आपके पास, या तो आपको पड़ोसी आपको चिढ़ाएगा
किरे जात रहे वहां पढ़े, पटना में, दरभंगा में, भरवाड़ा में पढ़ने जा रहा था कि मस्ती करने जा रहा था? लोग आपको चिढ़ाएगा, इस बात को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन आपको इससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। आपको, आप तो भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो बेशर्म आदमी हैं, कोई बोल देगा तो थोड़ी ना आपको कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया सर कि किसी भी लैंग्वेज से पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, आइए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा सॉरी, 19 नंबर क्वेश्चन एनिमीज का जो उल्टा होगा वो बेसिकली फ्रेंड्स होगा, ये भी आपको पता है। 20th नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भैया, दे वर वॉचिंग मी। बेसिकली इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वॉचिंग, जब मेरे भैया क्वेश्चन में वॉचिंग है इसका मतलब आईएनजी फॉर्म पहले से दिया हुआ है, और आईएनजी फॉर्म अगर मेन वर्ब अगर आईएनजी में है इसका मतलब बी का आईएनजी होगा, तो बी का आईएनजी बीइंग होना चाहिए। बोलो, बीइंग होना चाहिए। लेकिन सोच के इस क्वेश्चन का जवाब सोच के देना। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब माय डियर सोच के देना। एक बात बताइए, आई वॉज वॉचिंग, भैया वॉज नहीं होना चाहिए, यहां पे बीइंग होना चाहिए, यानी ए बाहर हुआ। दे वर वॉच्ड बाय मी, दे वर वॉच्ड बाय मी होगा ही नहीं सर, आई वॉज होना चाहिए, दे वर होगा ही नहीं। ठीक है, आई वॉज बीइंग वॉच्ड और आई वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम, दोनों में से क्या आंसर होगा आप बताओगे? अगर आपको याद होगा, आपके दिमाग में गोबर नहीं कसा होगा, भूसा नहीं कसा होगा, आपके दिमाग में अगर हल्का सा भी मेरा बात गया होगा ना, उस टाइम मैं आपको बताया था कि सर जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस को लेकर के ना, तो उसमें बेसिकली कभी भी हम लोग उसमें हम लोग कभी भी क्या बोलते हैं उसको यार, सब्जेक्ट का जिक्र तो करते हैं लास्ट में, उसको आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में ये भी मैं बताया था आपको कि सर बाय देम को हम लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, बाय पुलिस को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, बाय अस को लिखा भी जा सकता है नहीं भी लिखा जा सकता है, बाय पीपल को लिखा भी जा सकता है नहीं भी लिखा जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है सर, ये पैदा होता है कि अगर दोनों रहेगा तब कौन ऑप्शन मारोगे? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, पैसिव वॉइस में बेसिकली काम को करने वाले इंसान का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। अगर दोनों आपके सामने रहेगा मेरे भैया, तो जिसमें बाय के साथ देम नहीं लगा है वो करेक्ट आंसर होगा बी, सी फॉर चाइना। हमेशा याद रखना, अंशिका दोनों सही हो, सी और डी नहीं, दोनों सही कैसे होगा? मैं आपको बताया था, अगर आप कहीं पढ़े होगे तो आपको मैं बताया हूं कि सर दे की बात आती है ना, दे की जब बात आती है तो ये जो दे है ना मेरे भैया, इसको आप सेंटेंस के लास्ट में लिखोगे तो इसको आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि बाय अस को हम लोग लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, बाय देम को लिखा भी जा सकता है नहीं भी लिखा जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी सर इसको हम लोग नहीं लिख के चलेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो जिसमें नहीं रहेगा बाय देम, बाय अस, बाय पीपल, बाय पब्लिक, बाय ये वो, उसको हम लोग को टिक करके आना है। बात क्लियर है? मैं आपको यही ना सिखाऊंगा सर, मैं पढ़ा दिया हूं सब कुछ, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जामिनेशन में अप्रोच करना है वो मैं सिखाऊंगा सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, आई ब्लैंक इटेन। आपको अगर पता होगा तो मैं एक बात बताया था आपको कि सर जब हम लोग बात करते हैं हैज को लेकर के या फिर हैव को लेकर के, तो हैज सब के बाद हम लोग हमेशा तीसरा फॉर्म का जिक्र करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं ना कि हैज सब के बाद कौन सा फॉर्म? तीसरा फॉर्म। अरे मेरे भैया दूसरे लैंग्वेज में हम इतना भी बोल सकते हैं कि सर थर्ड फॉर्म से पहले हैज या हैव लगाएंगे। बोलो, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है मेरे भैया, तो इसके पहले हम लोग हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे, डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। तो सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हैव लगाओगे, माइट लगाओगे, मे लगाओगे, शुड लगाओगे, क्या लगाओगे? आप बोलोगे सर आई के साथ हम लोग हैव लगाएंगे और इसलिए हम लोग ए फॉर एप्पल के साथ जाएंगे, ए फॉर एप्पल के साथ जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत मेरे भाई? बोलिए ना, कोई दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रही। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यू विल गेट द प्राइज ब्लैंक, यू डिजर्व इट। अब एक बात बताओ, तुम इस प्राइज को ले सकते हो, तुम्हें यह प्राइज मिल सकता है अगर तुम इसके लिए डिजर्व करते हो तो कंडीशन है डिजर्व करना। तो ये आपको पता है सर कि कंडीशन, जैसे ये मैं बात करता हूं सर रिजल्ट को लेकर के, तो रिजल्ट अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा इसका मतलब कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताने के लिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ही, लेकिन कंडीशन को बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इफ का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ए फॉर एप्पल एकदम करेक्ट आंसर होगा, ए फॉर एप्पल एकदम करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, बढ़ा जाए, आगे बढ़े, चलिए आ जाओ, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वी हैव डन आवर जॉब। रे भैया, आपको क्वेश्चन टैग के बारे में पता है? सर जब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन टैग के बारे में, तो क्वेश्चन टैग में बेसिकली दो चीज होता है, अगर आपको पता होगा तो जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन टैग में अगर एक जो सेंटेंस है ना वो अगर पॉजिटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। अगर ये ध्यान से सुनना, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, याद रखना। अब देखिए, वी हैव डन आवर जॉब, हम लोग अपना काम कर चुके हैं। तो एक बात बताइए ना, ये तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है कि निगेटिव? आई मीन ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव कि निगेटिव? आप बोलोगे सर सेंटेंस अपने आप में पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग जो होगा वो बेसिकली निगेटिव आएगा। तो हैवंट वी एकदम करेक्ट आंसर होगा। हैवंट वी, दैट इज बी फॉर बॉम्बे, एकदम करेक्ट आंसर होगा सर, हैवंट वी। गॉट माई पॉइंट? हैवंट नहीं, हैवंट वी होना चाहिए, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्लीज ध्यान से देखो। आई हैड लाइक ब्लैंक स्विमिंग दिस आफ्टरनून, आई हैड लाइक टू गो, आई हैड लाइक टू गो, दैट इज डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली एकदम करेक्ट आंसर होगा। यार अब बोला नहीं जा रहा है भाई, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करो। अभी 2500 क्वेश्चन नहीं पूरा, 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन आज करा दो और 25 कल करा दो तो हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, व्हाई डोंट ब्लैंक गो आउटसाइड। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। सर ये जो डोंट है ना, ये बेसिकली सेंटेंस, ये जो वर्ब है ये बेसिकली पॉजिटिव, यार मेरे भैया मतलब सिंगुलर है या प्लूरल? आप बोलो सर डोंट अपने आप में प्लूरल है। जब प्लूरल है तो इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर या प्लूरल? आप बोलो सर प्लूरल आएगा, तो ही अपने आप में सिंगुलर है, इसके साथ डजंट आना चाहिए। सी आपके साथ सिंगुलर है, इसके साथ डजंट आना चाहिए। इट बेसिकली सिंगुलर है, इसके साथ भी डजंट आना चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा यू, दैट इज डी फॉर दिल्ली, क्योंकि यू के साथ ही हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं सर। आइट का मतलब होता है आई हैड, आई हैड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखना। ब्लैंक वेयर सेटिस्फाइड आवर ट्रू होम रूल। निम्नलिखित में से कौन ट्रू होम रूल से सेटिस्फाइड थे? तो आपके सामने ऑप्शन है, जर्मन्स, इटालियंस, आवर एंसेस्टर्स या फिर ग्रीक। तो आपको पता है हम जब पढ़ रहे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात हो रही थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि सर हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बेसिकली ट्रू होम रूल से सेटिस्फाइड थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चाइना, दैट इज आवर एंसेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है, आई श्योर टू सेव फायर। फायर भैया आग से रिलेटेड है, आग, तो ये बेसिकली लिया गया होगा किससे? आप बोलोगे सर फायर हिम से, तो फायर हिम, दैट इज सी फॉर चाइना, एकदम करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं डीएच लॉरेंस साहब जो लिखने का काम किए थे वो था आपका स्नैक चैप्टर को जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था डीएच लॉरेंस, और टू ऑटम को लिखने का जो काम किए थे उस इंसान का नाम था जॉन किट्स। फायर हिम को लिखने का जो काम किए थे उस इंसान का नाम था केकी एन दारूवाला। आपको पता होना चाहिए सर, केकी एन दारूवाला। माय डियर द सोल्जर को लिखने वाले इंसान का नाम था रूपर्ट ब्रूक। इतना आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, वॉल्ट व्हिटमैन वर्क एज अ वॉलंटियर नर्स इन। भैया वॉल्ट व्हिटमैन जो है ना वो बेसिकली वॉलंटियर के रूप में काम किए थे, लेकिन वॉलंटियर के रूप में जो काम किए थे वो बात है कि कब काम किए थे, क्या वो सिविल वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, या फिर कब? तो मैं आपको बता दूं 1861 ईस्वी में बेसिकली सिविल वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस टाइम पे सिविल वॉर चल रहा था, इस टाइम पे बेसिकली वॉल्ट व्हिटमैन साहब वॉलंटियर के रूप में काम किए थे, इसलिए इसका ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, हु रोट हाइपीरियन एंड इंडेमियन। ये आपको स्टार्ट करके मैं छोड़ देता हूं, जाते जाते आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि बाउंस कर रहा है। आ गया, बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। विश्वास करो कि मैं अपने जर्नी को, मैं अपने यात्रा को काफी ज्यादा सक्सेसफुल बनाऊंगा। ये लाइन कहां से लिया गया है? क्या ये लाइन ओड टू ऑटम से लिया गया है? ओड टू ऑटम से,
फायर हिम से, मैकेविटी द मिस्टिक कैट से, या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। तो आपका जो आंसर होगा मेरे भैया वो होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दैट इज डी फॉर दिल्ली। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर ओड टू ऑटम जो है ये बेसिकली लिखने का काम किए थे कौन? मैंने अभी अभी बताया आपको कि सर इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था, अरे बोलो ना, उस इंसान का नाम था जॉन किट्स। जॉन किट्स। जब बात आती है फायर हिम को लेकर के तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था केकी एन दारूवाला। केकी एन दारूवाला, ठीक है माय डियर। जब बात आती है मैकेविटी द मिस्टिक कैट तो इस इंसान का नाम था टीएस एलियट। अब मैं बता दूं टीएस एलियट साहब बेसिकली अमेरिका में पैदा हुए थे और परमानेंटली इंग्लैंड में जाकर के शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने वाले इंसान का नाम था जॉन डॉन, जो बेसिकली 1572 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1572 में पैदा हुए थे और 1631 में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर आओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ओड टू ऑटम इज एन। ओड टू ऑटम बेसिकली क्या है? क्या ये ओड है, हीम है, एलिजी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं ओड टू ऑटम बेसिकली एक ओड है, याद कर लेना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, स्नैक्स वर सीन अमंग ब्लैंक इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस। अय है, सांप बेसिकली कहां पे घूम रहे थे? तो आपको पता है कि सर वो बुक के चारों तरफ सांप घूम रहे थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमंग बुक्स, दैट इज बी फॉर बॉम्बे, एकदम करेक्ट आंसर है। बी फॉर बॉम्बे एकदम करेक्ट आंसर है सर, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, क्वेश्चन है हु वांटेड द स्नैक। हु वांटेड द स्नैक, क्या लिख दिया रे? हु वांटेड द स्नैक है, क्वेश्चन क्या लिखा गया? सांप को कौन चाहता था? हाँ, सांप को कौन चाहता था? सांप को चाहता था। क्वेश्चन अगर कुछ एरर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज सांप को चाहने का काम किया था। वो सांप वहां पे आया था तो उसको बोल रहा था कि तुमको भैया सांप को भी मैं अच्छे तरीके से पानी पीने के लिए दूंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं पहले जाकर के उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये बेसिकली द पोएट करेक्ट आंसर होना चाहिए। पोएट खुद थे, पोएट खुद थे सर, उसको चाहने का काम पोएट खुद कर रहे थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेबी वुड एग्जामिन द ब्लैंक एज सून एज ही गॉट अप। सेबी जो है वो बेसिकली किसको जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देते थे जैसे उसके पास वो चीजें आती थी? ऑप्शन है आपके सामने, हार्ड, गॉड, पेंटिंग या फिर बुक। आपको पता है सर वो बेसिकली दीवाना बन चुका था, कद्दू का दीवाना बन चुका था, गॉड का दीवाना बन चुका था। वो जब भी उसके हाथ में आता था उसको पॉलिश करना स्टार्ट करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली हमेशा सिमेट्रिकल और इवन कद्दू को खोजने का काम करता था। वो तो खैर अलग बात है, वो भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन आपसे पूछ चुका है। लेकिन माय डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बेसिकली बी फॉर बॉम्बे होगा, GOURD, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोमोव एंड ब्लैंक आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्समिडोज। भैया ऑक्समिडोज के लिए बेसिकली लोमोव और कौन लड़ना स्टार्ट कर दिया? तो आपको पता है नटालिया उसकी होने वाली वाइफ थी और लास्ट में शादी भी हुआ, लेकिन दोनों खूब झगड़ते थे ऑक्समिडोज को लेकर के। ये बोलती थी हम्मर है, ये बोलती थी हम्मर है। वो बोलती थी ए तोर कहां से अलो, तोर कहां से अलो रे, तेरा बाप की हो ना, तोरा बाप क्या हो। दोनों खूब लड़ उड़ रहा था आराम से, किसको लेकर के? ऑक्समिडोज को लेकर के, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा नटालिया। मैं आपको बता दूं नटालिया जो लड़की थी ना वो ठीक ठाक थी, इसको शादी विवाह करने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ था। ये 25 साल की थी, लेकिन जब बात आता था लोमो को लेकर के, ये बेसिकली लड़का है, ये बेसिकली 35 साल का था और दोनों एक दूसरे से प्यार करता था, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ गॉड दैट अपील टू सेबी वाज। किस तरीके के कद्दू को बेसिकली सेबी लेना पसंद करता था? तो मैं आपको बता दूं भैया कि ये जो पसंद करता था वो बेसिकली इवन एंड सिमेट्रिकल, दैट इज सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना, ठीक है। इवन और सिमेट्रिकल, सी फॉर चाइना एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना मेरे भाई। मैं बताया था ना वो सिमेट्रिकल कद्दू उसको ज्यादा पसंद था, एकदम सीधा चाहिए, लंबा चाहिए, याद है सब कुछ। चलिए आओ अगले क्वेश्चन क्यों आ जा मेरे भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया बेसिकली कौन लिखा था, तो मैं आपको बता दूं, अ पैसेज टू इंडिया लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था E.M. फोस्टर। नोट कर लेना, ये आपके लिए नया है सर, और ये बेसिकली VVI है, 2021 में आर्ट्स में पूछा गया है, तो हो सकता है 2023 में साइंस में पूछते, ऐसा हो सकता है। इसलिए E.M. फोस्टर जो थे ना, वो बेसिकली अ पैसेज टू इंडिया लिखे थे, तो याद रखना, अ पैसेज टू इंडिया हैज बीन रिटन बाय E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर, इतना याद रखना, ठीक है। जब बात आती है WB इट्स को लेकर के, तो आपको पता है WB इट्स ने ही कहा था किसके बारे में, तो रूपर्ट ब्रूक के बारे में, कि ये बेसिकली मोस्ट हैंडसम गाय है। इसके बाद मैंने बात किया T.S. इलियट को लेकर के, तो आपको पता है T.S. इलियट के बारे में कि बॉम्बे के राजकुमार नहीं, T.S. इलियट के बारे में आपको पता है कि इलियट नाम का एक लड़का रेगिस्तान में पार्टी किया अपने दोस्तों के साथ, और साथ में 4 क्वार्टर लिया, ठीक है। तो वहां से आपको बन रहा था T.S. इलियट, रेगिस्तान से बन रहा था द वेस्टलैंड। इसके बाद बुधवार का दिन था, और वो लोग रेगिस्तान में पार्टी कर रहे थे, और पार्टी करने के दौरान बेसिकली 4 क्वार्टर लिए थे। ये बेसिकली मैंने आपको ट्रिक बताया था, और मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं सर रेगिस्तान को लेकर के, तो रेगिस्तान से बना था द वेस्टलैंड, ये बेसिकली एक ट्रिक है, वेस्टलैंड। इसके बाद बुधवार से बना था एस वेंसडे, बुधवार। इसके बाद पार्टी किया था, तो इससे बना था एक बुक का नाम जिसका नाम था द कॉकटेल पार्टी, और लास्ट में 4 क्वार्टर लिया था, तो इससे बना था 4 क्वार्टर्स। ये बेसिकली उसके बुक का नाम है, ये आपको याद होना चाहिए सर, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। E.M. फोस्टर याद किए थे, तो E.M. फोस्टर ही तो हम मार रहे हैं, E.M. फॉरेस्टर E.M. फॉरेस्टर नहीं माय डियर, E.M. फोस्टर, ठीक है, E.M. फॉरेस्टर। अब तुम ये बोल रहा आई एम फॉरेस्टर। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर आओ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्पेलिंग कलर इज यूज्ड। देख मेरे भैया, कलर का बेसिकली 2 स्पेलिंग होता है, एक होता है COLOUR, ये बेसिकली हम लोग लिखते हैं, ब्रिटिश वाले और इंडियन जो है ना, वो बेसिकली COLOUR लिखते हैं, लेकिन इसी कलर के स्पेलिंग को COLOR लिखते हैं, वो बेसिकली अमेरिका के लोग होते हैं, यानी अमेरिकन इंग्लिश में, D फॉर दिल्ली, अमेरिकन इंग्लिश में कलर का स्पेलिंग COLOR होता है। 2021 में आर्ट्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं फिर से बताता हूं, आर्ट्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कलर का स्पेलिंग COLOUR बेसिकली कौन से इंग्लिश का है, तो ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, फ्रेंच नहीं है, इंडियन इंग्लिश नहीं है, यह बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश का पार्ट है। क्लियर है? आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, एंड दैट इज हर ग्लोरी, इसलिए इंडिया अभी भी अटल है, अभी भी अडिग है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। दैट इज B फॉर बॉम्बे, करेक्ट आंसर होगा। ग्लोरी मतलब गौरव, खूबसूरती, ठीक है भाई, मेरे सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, क्वेश्चन है द ब्लैंक एडवाइस्ड बेंजी टू कीप हेंस। भैया मुर्गी को पालने के लिए एडवाइस कौन दिया था, एक बात बताओ, एडवाइस देने का काम ग्रैंड पेरेंट्स किए थे, सिस्टर की थी, टीचर किया था, या फिर डॉक्टर। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब केवल इतना बोले हुए थे कि इसको कुछ ना कुछ काम में लगा दीजिए। तो डॉक्टर साहब तो मुर्गी पालने के लिए नहीं बोले, अच्छा सिस्टर तो उसकी बोली ही नहीं, ना टीचर बोला ना डॉक्टर बोला, तो एकमात्र ऑप्शन आपके सामने बचा ग्रैंड पेरेंट्स, और यही मार्ग जो होगा देखा जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ठीक ना मेरे भाई। बेंजी के बारे में हम बताए थे ना, सिंपल माइंडेड इंसान था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान अपने माँ बाप को भी बाहर छोड़ देता है, ठीक है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन है, अ मैन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल ड्यूरिंग। एक महिला को बहुत सारे रीति रिवाज का सामना करना पड़ता है, किस दौरान? ऑप्शन है एजुकेशन के दौरान, जब वो शिक्षा ले रही होती है उस दौरान, या फिर जब वो खाना बना रही होती है उस टाइम, या फिर जब वो हैविंग बाथ, जब वो नहा होती है उस टाइम, या फिर जब वो प्रेगनेंसी के दौरान, जब वो गर्भावस्था में होती है उस टाइम पे, किस टाइम पे उसको बहुत सारे समस्याओं का, बहुत सारे रीति रिवाज का सामना करना पड़ता है। तो आप बोलोगे सर प्रेगनेंसी के टाइम पे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली, दैट इज प्रेगनेंसी। क्लियर है अर्चना? सर लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स का उसमें जिक्र क्या? हाँ मुझे पता है कि आपको ये डाउट होगा, रुक जा, सबको ये डाउट होगा। आजा अगले क्वेश्चन क्या आइए।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट मैकेविटी इज अ, टीएस इलियट के अनुसार बेसिकली मैकेविटी क्या था, मैकेविटी क्या थे, क्या वो मास्टर क्रिमिनल थे, क्या तो वो कन्विक्टेड क्रिमिनल थे, या फिर ऑर्डिनरी क्रिमिनल, या फिर अमेरिकन अमेरिकन क्रिमिनल। तो मैं आपको बता दूं बेसिकली टीएस इलियट के अनुसार, टीएस इलियट के अनुसार बेसिकली मैकेविटी मास्टर क्रिमिनल था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर था ए फॉर एप्पल, दैट इज मास्टर क्रिमिनल। मैं अच्छे से पढ़ाया हूं। और मैं आपको बता दूं, एक बार और बता दूं मेरे भाई, एक बात और बता दूं आपको, एक मिनट एक मिनट, एक बात और बता दूं आपको कि सर मैकेविटी को बेसिकली नेपोलियन का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है, और इसी को हिडन पॉ भी बोला गया है। इस सब बात आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 43 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज, मतलब द सोल्जर जो है उस पोएम में सोल्जर क्या है, सोल्जर कहाँ के है, मतलब क्या है। तो भैया फ्रेंच है, बिल्कुल गलत। इंग्लिश है, क्या है पता नहीं, जर्मन है या फिर स्पेनिश है। तो आपको पता होगा कि सर वहां इंग्लिश के सोल्जर की बात हो रही थी, और बी फॉर बॉम्बे एकदम करेक्ट आंसर था। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत। सही है, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम, मैं अपने आप को हर एक मुसीबत में बोलने की इजाजत देता हूं। ये लाइन बेसिकली कहां से लिया गया है, क्या ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, स्नैक्स से लिया गया है, द सोल्जर से लिया गया है, या फिर एन एपिटाफ से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये जो लाइन है माय डियर, वो बेसिकली द सोल्जर, सॉरी, ये जो लाइन है वो बेसिकली सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। मैं आपको एक बात और बताता हूं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखने वाला इंसान का नाम था वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन। आपको मैं बता दूं कि इनका जो जन्म है मेरे भैया वो बेसिकली अमेरिका के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1819 में हुआ था। कब इस दुनिया को छोड़ गया था, 1892 में छोड़ दिया गया। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं द स्नैक चैप्टर को लेकर के, तो इसको कौन लिखा, तो डीएच लॉरेंस साहब लिखे थे। ये बातें आपको पता होना चाहिए। जब बात आती है द सोल्जर को लेकर के, तो इसको कौन लिखा, तो इसको लिखने वाले इंसान का रिपर्च ब्रूक थे, ठीक है। जब बात आती है एन एपिटाफ को लेकर के, तो इसको कौन लिखा था भैया, तो वॉल्टर डीला मेयर साहब। इसको ये मत बोलना अल्टर फल्टर ढेला मारे, वो सब कुछ नहीं। वॉल्टर डीला मेयर आपको याद रखना है, यही बेसिकली एन एपिटाफ को लिखने का काम किए थे। मैं आपको बता दूं एन एपिटाफ को लिखने वाले इंसान जो है वॉल्टर डीला मेयर, इसको क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को द्वारा 1953 में बेसिकली नवाजा गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से। क्लियर है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, हेलो हेलो, अरे यार आवाज गड़बड़ हो गया। चलो देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो।
नानू काका जो थे ना वो बेसिकली नरेटर के क्या लगते थे? क्या वो नरेटर के मैटरनल अंकल थे, या फिर फादर थे, या फिर कजन थे, या फिर मदर थे? तो मैं आपको बताता हूं, और आपको भी पता होगा कि सर नानू काका जो थे ना वो बेसिकली नरेटर के मामा लग रहे थे। और जब इनके मामा लग रहे थे मेरे भैया, तो मामा को इंग्लिश की दुनिया में हम लोग मैटरनल अंकल बोल के चलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, दैट इज मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल एकदम सही जवाब होगा सर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को रिमूव कीजिए ना, क्या दिक्कत है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम बेसिकली एक स्पीच है जो किसके द्वारा दिया गया? जर्मन ग्रेड के द्वारा, सीगा नोया के द्वारा, एच.ई. बेट्स के द्वारा, या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं मेरे भैया, आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच है वो बेसिकली लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ी पे खड़े होकर के दिया गया था, और वो दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, दैट इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। जब बात आती है सीगा नोया को लेकर के, तो आपको पता है कि सर सीगा नोया जो लिखने का काम किए थे वो था द आर्टिस्ट। जब बात आती है एच.ई. बेट्स को लेकर के, तो ये जो लिखने का काम किया था उसका नाम था द अर्थ। ये सब बात आपको पता होना चाहिए सर। जब बात आती है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को लेकर के, तो ये जो भाषण दिया था उस भाषण का नाम था आई हैव अ ड्रीम, जो कि लिंकन मेमोरियल हॉल पे खड़े होकर के दिया गया था। ठीक है, अमेरिका में। बात क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन